जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और इस हिस्ट्री की क्लास में जो हमारी रेगुलर सीरीज चल रही थी उसमें थोड़ा सा ब्रेक हुआ। वो उसका कारण ये था कि जो अदर क्लासेस थी उनका थोड़ा अरेंजमेंट करना था, और आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो भी एडिटिंग है या फिर रिकॉर्डिंग है वो सब कुछ मैं ही करता हूँ, तो थोड़ा उसमें समय चला जाता था। इस वजह से हिस्ट्री क्लासेस नहीं आ पाई। अब रेगुलर आपकी फिर से कंटिन्यू हो रही हैं हिस्ट्री की क्लासेस। तो लास्ट जो हमने छोड़ा था वो कुषाण वंश और जो हम कह सकते हैं मौर्योत्तर काल के जो शासक रहे उनके जो भी उनके कार्यकाल में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहीं वो सभी मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के संबंध में, कि गुप्त साम्राज्य के संबंध में क्या है। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि अगर आप लोगों की पढ़ाई जो है थोड़ा सा रुक गई हो, इस वजह से ये क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो मैं इस बात को थोड़ा सा आप लोगों को ये समझाऊंगा कि पिछली जो क्लासें हैं उनको रेगुलर कंटिन्यू रखें, यानी कि मतलब रेगुलर उसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जिन्होंने इस दौरान जितने दिन ब्रेक रही क्लास है उसमें पीछे का रिवीजन किया है उनका बहुत अच्छा क्लेरिफाई हो गया होगा, क्योंकि हमने बौद्ध जैन धर्म ये जो दो मोस्ट टॉपिक्स हैं इनको काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने क्लियर किया है। लेकिन इसके बाद हमने मौर्य साम्राज्य को भी अच्छे से डिस्कस किया, मगध साम्राज्य को अच्छे से डिस्कस, मगध जो पूरा बना उसको बहुत अच्छे से, मौर्य को अच्छे से, फिर मौर्योत्तर काल में पुष्य, शुंग वंश, देशी और विदेशी जो शासक थे उनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो उनसे क्वेश्चंस आपको 100% जो है देखने को आपके एग्जाम्स में मिल जाएंगे। तो उसी तरीके से आज जो हम बात करें गुप्त साम्राज्य की, गुप्त साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि मौर्यों के बाद अगर हम बात करें कि जो मौर्य साम्राज्य था, तो इसकी अगर हम थोड़ी पृष्ठभूमि पर जाने की कोशिश करें तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दो बड़ी शक्तियों का उद्भव हुआ भारत में, जो कि एक सातवाहन थी और एक कुषाण वंश के शासक थे, जो कि एक महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं जिन्होंने एक बड़े एरिया पर शासन किया। तो यहाँ पर अगर हम सातवाहनों की बात करें तो सातवाहनों दक्कन एरिया में, जो कि मैंने आप लोगों को पीछे भी कई बार डिस्कस किया है कि जो ये वाला क्षेत्र है भारत का, इसको हम क्या बोलते हैं, दक्कन बोलते हैं। ठीक है, जो दक्कन क्षेत्र है और दक्षिण का जो क्षेत्र है इस पर किन्होंने शासन किया, इन्होंने रूल किया सातवाहन। जो सातवाहन हैं इन्होंने शासन किया। उसी तरीके से जो कुषाण साम्राज्य था वो लगभग इस एरिया में ऐसे फैला हुआ था, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में भी आता था। तो ये कुषाण वंश के शासन यहाँ पर था। तो इस तरीके से जो दक्षिण वाला क्षेत्र है जहाँ पे सातवाहनों ने रूल किया, वहाँ पर उन्होंने दोनों ही क्षेत्रों में कहा जा सकता है, कुषाण वालों ने और दक्कन में जो सातवाहन थे इन लोगों ने रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करके यहाँ की जो स्थिति थी, जो एक आर्थिक स्थिति थी, राजनीतिक एकता थी, उसको दक्षिण में सातवाहनों ने स्थापित किया। उसी तरीके से कुषाणों ने भी रोमन्स के साथ व्यापार किया और उसके साथ ही उनकी जो आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, मैंने आप लोगों को बताया था, एक सिल्क रूट जाता था, है ना, जिसे रेशम मार्ग कहते हैं। तो वो चीन से होकर जाता था, जिस पर जो है कुषाण वंश का एक अच्छा कंट्रोल था। कनिष्क जिसका एक शासक रहा, तो उसने अच्छा कंट्रोल किया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। तो जो काम यहाँ पे दक्षिण में राजनीतिक एकता को लाने में, है ना, राजनीतिक एकता को उत्पन्न किया, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि आर्थिक मजबूती को उत्पन्न किया दक्षिण में सातवाहनों ने, आर्थिक मजबूती। ठीक है, सातवाहनों। उसी तरीके से कुषाणों ने उत्तर भारत में इस चीज़ को कंप्लीट किया था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लगभग जो दोनों ही शासन है ये 3री शताब्दी तक, यानी कि ईसा मसीह के 300 साल बाद तक, तो 3री शताब्दी के मध्य तक क्या हुआ कि इन सभी का अंत हो जाता है। दोनों का, यहाँ दक्षिण में सातवाहनों का अंत हो जाता है, उत्तर में ऊपर यहाँ कुषाण वंश का अंत हो जाता है, यानी कि लगभग जो है 3री शताब्दी ईस्वी में इनका अंत हो जाता है, मध्य तक आते आते अंत, 3री शताब्दी के मध्य तक आते आते अंत हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो खंडहर है, या कहा जा सकता है उत्तर में, मुख्य रूप से दक्षिण में नहीं, उत्तर में
जो कुषाण साम्राज्य का खंडहर था उस पर एक नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ या एक नए साम्राज्य की उत्पत्ति हुई, जिसे हम कहते हैं गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य का जो क्षेत्र रहा, ओवरऑल जो साम्राज्य रहा वो कितना बड़ा रहा, उसको हम लोग जो है मैप के थ्रू समझ लेते हैं। और इसके आगे की जो थोड़ी सी कहानी है वो हम मैप पर समझ ले कि कहाँ से कहाँ तक इसका क्षेत्र रहा था, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर ज़रा मैप पर स्विच कर दीजिए। तो अभी हम लोग मैप पर, मैंने बोल दिया मैप पर स्विच हो जाएगा और मेरी आवाज़ आएगी और आप लोगों को एक पेन भी चलता हुआ दिखाई देगा जिस पर आप लोग आराम से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे इसी बोर्ड पर और समझेंगे। तो हम चलते हैं मैप की। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर एक नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने अपना आधिपत्य कुषाण और सातवाहन दोनों के पिछले जो राज्य क्षेत्र थे उसके बहुत बड़े क्षेत्रों पर या भाग पर स्थापित किया। जैसा कि आप इस मानचित्र में समझ पा रहे होंगे कि ये जो एक पूरा क्षेत्र है जो गुप्ता एम्पायर है, जो एक अंतिम दौर रहा या कहा जा सकता है कि 400 ईस्वी तक का जो एक दौर रहा किनका, गुप्त शासकों का, वो पूरा ये आप जो कलरफुल एरिया देख रहे हैं जो नारंगी रंग में है, ऑरेंज कलर में है, ये पूरा गुप्त शासकों का रहा। तो ये स्थापित किया इन्होंने किसके स्थान पर, जो साम्राज्य था किनका, कुषाणों का और सातवाहनों का साम्राज्य था। तो ये जो साम्राज्य स्थापित किया है किन्होंने, क्या, गुप्त साम्राज्य की स्थापना इस पर की गई। तो मूलतः जो गुप्त थे, मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक वैश्य रहे होंगे, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में से वैश्य रहे होंगे। तो गुप्त साम्राज्य उतना तो विशाल नहीं था जितना मौर्य साम्राज्य था, लेकिन फिर भी इसने जो है एक साम्राज्य को या भारत को कहा जा सकता है, मेनली जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, इसको 335 ईस्वी से 455 ईस्वी तक, 335 ईस्वी से कितने से 335 ईस्वी से 455 ईस्वी तक, एक सदी के ऊपर तक एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। और ईस्वी की तीसरी सदी के अंत में गुप्त वंश का एक जो आरंभिक राज्य था, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखा जाता था, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में देखा जाता था। ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में कहा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो बिहार राज्य है उसमें भी इसको देखा जा सकता है, जो इसका आरंभिक राज्य रहा। और इसके साथ ही ये लगता है कि गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा जो उत्तर प्रदेश था वो अधिक महत्व का क्षेत्र था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं जो हैं, मुख्य रूप से जो मुद्राएं पाई गई या कहा जाए जो सिक्के हैं, आरंभिक जो सिक्के हैं या मुद्राएं हैं और जो अभिलेख हैं, वो मुख्यतः इसी राज्य में पाए गए। किस में पाए गए? उत्तर प्रदेश में पाए गए। यानी कि यूपी में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो सिक्के हैं, आरंभिक सिक्के हैं और अभिलेख हैं, जो अधिकांश मात्रा में पाए गए हैं, वो उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। तो यदि हम कुछ एक सामंतों या स्वतंत्र व्यक्तियों की बात को छोड़ दें, जिनके अभिलेख अधिकतर मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, तो गुप्तकालीन जो अवशेष हैं या कहा जा सकता है कि इमारतों के जो पुरावशेष हैं, उनकी उपलब्धि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे समृद्ध स्थान सिद्ध होता है, जिसमें गुप्त शासकों के पुरावशेष हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश ही वह स्थान एक तरीके से प्रतीत होता है जहाँ से गुप्त शासकों ने अपने कार्य संचालन किया और अनेक दिशाओं में वो बढ़ते गए और अपने आसपास के क्षेत्रों को, यानी कि इसके आसपास के सभी क्षेत्रों को जो है उन्होंने अपने अधीन किया और अपने आप को दूर तक अपने साम्राज्य को फैलाया। तो एक तरीके से ये भी देखा जाता है कि संभवतः ये माना जाता है कि इनका जो सत्ता का जो केंद्र रहा वो कहाँ रहा? प्रयाग में रहा। यानी कि जो इलाहाबाद है, प्रयागराज, जो आधुनिक प्रयागराज है, यहाँ ये सत्ता का केंद्र इसका माना जाता है। और यहाँ के जो पड़ोसी इलाके थे उन सबको इन्होंने आगे चल के जीता। तो संभवतः जो गुप्त लोग थे वो कुषाणों के सामंत माने जाते हैं, कि ये जो रहे होंगे वो कुषाणों के सामंत के रूप में इन्होंने काम किया होगा और फिर बाद में कुषाणों पर जो अंतिम शासक रहे होंगे या कुषाणों को इन्होंने जीत लिया आगे चल के। तो ऐसा क्यों लगता है? इनका थोड़े दिनों में उनके उत्तराधिकारी कैसे बन गए? ऐसा हमें क्यों लगता है कि कुषाणों के सामंत के रूप में रहे थे? क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में अनेक जगह जो कुषाणों के अवशेष हैं या पुरावशेष हैं, इमारतें हैं, उनके ठीक बाद जो है गुप्तों के पुरावशेष पाए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रयाग है, हमने देखा था कि
प्रयाग तक, यानी कि जो वाराणसी है, वाराणसी के क्षेत्र तक हमने देखा था क्या कि जो कुषाण वंश है उनका शासन आ चुका था, या उसके अलावा अन्य जो कन्नौज वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी हमें ये अवशेष मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कुषाणों के बाद जो है गुप्तों का शासन यहाँ पर आया था। और इसके साथ ही गुप्तों से इन्होंने लगाम, बटन वाले कोट, पतलून और जूतों की के इस्तेमाल भी कुषाणों से सीखे थे, किन्होंने, गुप्त शासकों ने। और इन सब में एक तरीके से गतिशीलता और आई, जिसमें अब देखते हैं कि घुड़सवार और कारगर हुए, यहाँ पर घुड़सवारों की अधिकता बढ़ी। इससे पहले क्या होता था, कुषाणों से पहले भारत में हम देखते थे कि घुड़सवार नहीं होते थे, क्या होते थे, रथ की सवारी होती थी, रथ से युद्ध लड़ा जाता था। तो घुड़सवारों की भूमिका भी यहाँ पर अहम हो चुकी थी, और यह बात गुप्त के बारे में भी कही जा सकती है कि इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि गुप्त शासकों ने जो है घुड़सवारी को कहाँ सीखा, कुषाणों से सीखा। और इसका हमें उल्लेख कैसे पता चलता है, इसका पता चलता है कि सिक्कों पर घुड़सवार अंकित किए गए हैं, जो गुप्त शासक हैं उनके सिक्कों पर घुड़सवारों को अंकित किया गया है। ये तो हम कुछ गुप्त राजाओं को उत्तम और अद्वितीय महारथी कहा गया है, लेकिन उनका मूल शक्ति का आधार जो रहा वो क्या रहा, घोड़ों का इस्तेमाल रहा। तो इन्होंने जो है घोड़ों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया है। तो हम देखते हैं कि गुप्त राजाओं को कई भौतिक सुविधाएं प्राप्त थीं। उनके जो कार्यकलाप थे या परांगण थे, या कहा जा सकता है कि उनका जो क्षेत्र था वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की जो उर्वर भूमि है, यानी कह सकते हैं जो फर्टाइल लैंड है वो तो था ही, और इसके साथ साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र भी आते थे जो काफ़ी फर्टाइल थे और उर्वरक क्षेत्र थे। और उन्होंने मध्य भारत और दक्षिण बिहार में लोहे का उपयोग भी बड़े पैमाने पर किया। और इसके अलावा बाइजेंटाइन साम्राज्य, यानी कि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, उनके साथ रेशम का व्यापार करने वाले उत्तर भारत के इलाके उनके पड़ोस में पड़ते थे, अतः वे उनके निकट हुए और उन्होंने बड़े पैमाने पर लाभ भी कमाया था। तो इन अनुकूल परिस्थितियों के बल पर गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य अनुगंग मतलब मध्य गंगा का जो मैदान है, यानी कि इस क्षेत्र में, मध्य गंगा के इस क्षेत्र में फैलाया। और इसके बाद प्रयाग, यानी कि आधुनिक जो इलाहाबाद है, या कहा जाए आधुनिक तो अब प्रयागराज कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद साकेत, यानी कि साकेत किसे कहा जाता था, जो अभी अयोध्या है, इस पूरे क्षेत्र में इसने अपने साम्राज्य को स्थापित किया, और मगध तक को इसने अपने साम्राज्य में स्थापित किया गुप्त शासकों ने। तो एक काल के बाद धीरे धीरे ये समय बढ़ा और यह राज्य जो है भारत व्यापी एक साम्राज्य बन गया। और उत्तर भारत में कुषाण सत्ता जो कि 230 ईस्वी के आसपास में आकर समाप्त हो गई, तब मध्य भारत का जो बड़ा सा भाग जो है वो एक कहा जा सकता है कि मुरुंडों के कब्जे में आ गया, जो संभवतः कुषाणों के रिश्तेदार थे। और मुरुंडों ने 250 ईस्वी तक राज किया। 25 वर्षों के बाद हम कह सकते हैं कि 275 ईस्वी में गुप्त वंश के हाथ में एक सत्ता आई थी। तो हमें ओवरऑल कह सकते हैं कि भारत का जो उत्तरी क्षेत्र था, या मौर्यों के बाद उत्तर भारत को जिसने संगठित किया, वो गुप्त शासक ही रहे थे। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि जो गुप्त शासकों के विषय में विभिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ हमें मिलती हैं, जो अलग अलग स्रोत हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, और जो विदेशी यात्री हैं वो कौन कौन रहे, और कौन कौन से ऐसे साहित्यिक स्रोत हैं, कौन कौन सी किताबें हैं, सिक्के जो रहे मेनली, और उसके अलावा जो कुछ स्तंभ लेख है या शिलालेख है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि गुप्त साम्राज्य का क्या एक कंसेप्ट रहा है। देखिए, गुप्त साम्राज्य जो रहा है वो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा साम्राज्य रहा। कहा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद जो अब एक साम्राज्य आता है जिसने उत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की, वो मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य रहता है। तो गुप्त साम्राज्य, जैसा कि मैंने भी पीछे आप लोगों को बताया कि ये कहीं ना कहीं ये संभव माना जाता है कि ये लोग कौन थे, वैश्य थे। जैसे कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये वैश्य थे, ये माना जाता है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे और इस पर हम आगे बात करेंगे कि इसके कौन कौन से प्रमुख शासक रहे। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जैसे कि हम अक्सर पीछे देखकर आते हैं कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य है, या कोई भी हम लोग साम्राज्य जो पढ़ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण साम्राज्य हैं, वो उसका जो एक स्रोत है, जानकारी के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। हालांकि आगे जब हम साहित्यिक विकास पढ़ेंगे या आर्किटेक्चरल विकास पढ़ेंगे, इसकी जो
हम इसमें कह सकते हैं कि जो इसका स्थापत्य कला का विकास है वो पढ़ेंगे, तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए, गुप्त साम्राज्य जो रहा है ये भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल एक ऐसा काल रहा, गुप्त साम्राज्य काल ऐसा काल रहा जिसमें मंदिरों का बनना शुरू हुआ, मूर्तियों को एक निश्चित आकृति दी जाने लगी। वैष्णव या फिर बौद्ध धर्म में भी मूर्तियों का बड़े पैमाने पर प्रचलन शुरू हुआ। हालांकि बौद्ध धर्म में जो है कुषाण वंश में यानी कनिष्क के काल से ही जो है शुरू हो गया था। गांधार मूर्तिकला शैली और मथुरा मूर्तिकला शैली के माध्यम से मूर्तियां बननी शुरू हो गई थी, लेकिन उनको जो एक फिनिशिंग दी गई वो गुप्त काल में आकर दी गई। और मंदिरों का बनना जो एक बड़े पैमाने पर हमें दिखाई देता है वो गुप्त काल में ही दिखाई देता है कि एक मंदिरों को एक आकृति दी जाने लगी। गर्भगृह जिसमें एक मंदिर के प्रमुख देवता विराजमान होते हैं, ऐसे बहुत से कंसेप्ट, एक अलग अलग तरीके के महलों का बनना। तो यहाँ पे स्थापत्य कला जो रही गुप्त काल में वो प्राचीन काल की स्वर्णिम कला कही जाती है, कहा जाता है स्वर्णिम काल कहा जाता है गुप्त काल को। किसका? स्थापत्य कला का। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, हालांकि आगे हम उन चीज़ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लें कि गुप्त काल के इतिहास का जो स्रोत है ना, इतिहास का स्रोत, जो इतिहास का स्रोत है वो क्या है ना, जो हिस्ट्री का सोर्स है वो क्या है, किसका? गुप्त साम्राज्य का जो ऐतिहासिक स्रोत है, कहाँ से हमें चीज़ें पता चलती हैं, वो कौन सी किताबें हैं, वो कौन से स्मारक हैं, वो सिक्के क्या हैं, उन सभी चीज़ों पर, कौन से विदेशी यात्री रहे उन पर। तो हम मुख्यतः मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया है कि कोई भी जो इतिहास के स्रोत होते हैं उनको हम तीन प्रमुख भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक जो साहित्यिक स्रोत है, देखिए साहित्यिक स्रोत इस काल के तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि आगे जब मैं साहित्यों के बारे में बताऊंगा इसी काल के ही, तो और भी बहुत सारी किताबें बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से जो गुप्त साम्राज्य के बारे में बताते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। साहित्यिक स्रोत हो गया एक, पुरातात्विक स्रोत, यानी कि जिसमें स्मारक हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, या कहा जा सकता है कि अभिलेख हो सकते हैं वो। और एक विदेशी यात्री का विवरण, यानी जो कुछ विदेशी यात्री आए वो कौन कौन से यात्री इस काल में आए जिनके विवरण से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो आज जो हमारा फोकस रहेगा क्लास में वो इन्हीं पर ही रहेगा। मेनली गुप्त साम्राज्य को हम 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं ताकि आपका एक माइंड मैप बना रहे। फर्स्ट क्लास तो ये हमारी है ही है। इसके बाद जो दूसरी क्लास होगी उसमें हम प्रमुख शासकों के बारे में देखेंगे कि श्रीगुप्त जिसने इसकी स्थापना की, माना जाता है कि इसने स्थापना की। उसके बाद जो प्रथम प्रभावशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, तो ये ऐसे जो कुछ प्रमुख शासक रहे वो कौन कौन से रहे, उनके काल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे सेकंड क्लास में। थर्ड क्लास में जो तीसरी क्लास होगी हमारी, उसमें हम गुप्त साम्राज्य की जो एक सामाजिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, उन सभी पर। तो इस तरीके से आपका क्लियर सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में प्रमुख साहित्यों में देखा जाता है सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्य हैं वो कालिदास के हैं। यानी कि अब आपको ध्यान में आ जाएगा कि जो कालिदास रहे वो गुप्त काल में उनका विकास हुआ, उनकी जो रचनाएं हैं उनका विकास इनके काल में होता है। इनके द्वारा जो लिखी गई कुछ प्रमुख किताबें हैं जैसे कि मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। देखिए मालविका अग्निमित्रम जो है ये पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश के बारे में भी बताता है थोड़ा बहुत, लेकिन लिखी किसके काल में गई है? देखिए ये मालविका अग्निमित्रम जो लिखी गई है वो कालिदास ने लिखी है, लेकिन गुप्त काल में लिखी है। और शुंग वंश, शुंग काल जो है इनसे पहले का है, तो ये मत सोचिएगा कि वो पहले लिख के आए। तो कालिदास जो है इसे गुप्त काल में लिखा है, पहले की कहानी को लेकर। तो मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और किताबों को देखें तो जैसे आपका है ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, और एक और किताब जिसे हम कह सकते हैं कुमार संभव।
तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जो कालिदास द्वारा रचित हैं, वो साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य के सामाजिक या कहा जा सकता है जो एक प्रशासनिक व्यवस्था, जो एक समाज का दृश्य है, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। किसकी रचना है ये? मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, विज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव और भी कई रचनाएं हैं। जब मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जब प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, तब और किताबें, और जो जैसे आर्यभट्ट द्वारा भी लिखी गई कई किताबें हैं, चरक संहिता भी इन्हीं के गुप्त साम्राज्य के समय लिखा गया, पंचतंत्र भी इसी समय लिखा गया। तो सारे स्रोतों किताबों को मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं साहित्यिक स्रोत की। तो कालिदास द्वारा रचित ये दो कुछ किताबें हैं जिनसे हमें किसके बारे में पता चलता है? गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। इसके बाद अगर हम दूसरे राइटर की बात करें, यानी जो एक और लेखक हुए, साहित्यकार हुए, कौन? विशाख दत्त। विशाख दत्त कौन हुए? विशाख दत्त। तो विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त, दो महत्वपूर्ण किताबें हैं। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी है? मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। किसकी है? विशाख दत्त की। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसे ही देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम किसकी है? विशाख दत्त द्वारा लिखी गई किताब है। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र गुप्तम किसकी किताब है? विशाख दत्त द्वारा लिखी गई। ये राइटर है, ये लेखक है विशाख दत्त। इसके अलावा किताब है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई, बाणभट्ट, जिससे हमें इन्हें काल के बारे में पता चलता है, जिसमें जो लिखी गई है एक हर्षचरित, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। कौन सी किताब? हर्षचरित, और एक कादंबरी, कादंबरी, ठीक है। तो ये किताब किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा दो किताबें लिखी गई हैं, और इनसे भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है। शूद्रक द्वारा लिखी गई किताब अक्सर पूछा जाता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट में आंसर दे सकते हैं। शूद्रक द्वारा लिखी गई किताब क्या है? मृच्छक कटिकम, मृच्छक कटिकम, ठीक है, मृच्छक कटिकम। ऐसे ही एक लेखक हुए वात्स्यायन, वात्स्यायन, जिसके द्वारा लिखी गई कौन सी किताब है? कामसूत्र, ठीक है, जिससे कई बार ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है कि किसकी रचना है? कामसूत्र वात्स्यायन की है। मृच्छक कटिकम शूद्रक की रचना है। ये भी बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी है, कादंबरी लिखी है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने लिखी है। तो ये सबसे क्वेश्चन जो है रेगुलर पूछे गए हैं कि ये किताब के लेखक कौन है, और इन सभी से हमें जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमने देख लिया एक तरीके से जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी मिल जाता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं जो पुरातात्विक स्रोत हैं। ऐसे कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं जहां से हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? गुप्त साम्राज्य के बारे में। देखिए क्वेश्चन इन सभी से पुटअप होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा इन सभी को और अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये एक कहानी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को सुनाई, मैप के थ्रू भी और उससे पहले भी, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य जो एक आगे बढ़ा, उन सब के एक जो स्रोत हैं, ये सारे स्रोत बड़े पैमाने पर मिले हैं, जो उसके वैभवशाली एक साम्राज्य के बारे में भी बताता है। क्योंकि बहुत सारे स्रोत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया आप लोगों को, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मिलते हैं। तो ज़्यादा मिलने का संभव क्या माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रयाग वाला एरिया है वो इनका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा होगा। चलिए पुरातात्विक जो स्रोत हैं इसमें हम मुख्य रूप से देखते हैं। सबसे पहले इधर लिख देता हूं मैं तो समझ जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये क्या है? एक अभिलेख है। तो इस अभिलेख में किसके बारे में लिखा गया है? समुद्रगुप्त के बारे में, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति पर लिखा गया है। भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, इसमें बताया गया है किसके बारे में? इसमें बताया गया है हूण आक्रमण के बारे में। हूण कौन थे, आक्रमण कैसे हुआ, इन सब के बारे में अभी हम बात करेंगे।
और एक अभिलेख है, कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। काफ़ी फेमस अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, कई बार आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख में किसके बारे में बताया गया है कि सुदर्शन झील का क्या करवाया गया? पुनर्निर्माण करवाया गया। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया। देखिए सुदर्शन झील अब मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले तो कमेंट में ये डालिएगा जिन्होंने शुरू से क्लासेस की हैं कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो किसके काल में हुआ, किसने करवाया, फिर उसके बाद इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, फिर अब दूसरी बार पुनर्निर्माण का किसके अभिलेख में हो रहा है? जूनागढ़ के अभिलेख में हो रहा है। और ये दोनों अभिलेख किसके काल में हैं और किसके द्वारा लिखवाए गए? स्कंदगुप्त के द्वारा ये दोनों अभिलेख लिखवाए गए। भीतरी अभिलेख जिसपे हूणों के आक्रमण के बारे में बताया गया है, और जो स्कंदगुप्त के समय में हुआ, एक तरीके से स्कंदगुप्त के जो ये स्तंभ लेख है उसमें उसने बताया कि हूणों का आक्रमण हुआ। तो इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख जिसमें उसने ये बताया कि सुदर्शन झील का एक बार फिर से पुनर्निर्माण करवाया गया। तो इस चीज़ को जो है आप लोग बताइएगा कि किसके द्वारा सुदर्शन झील के बारे में जो मैंने क्वेश्चन अभी पूछा है आप लोगों से, जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन से घबराइए नहीं, जो लोग घबराते हैं ना वो आगे बढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है उनको, लेकिन अगर आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे थोड़ा सा, तो यकीन मानिए कि आप एक चीज़ को ढूंढने चलेंगे आपको कई सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। तो आप खुद ही कहेंगे कि क्वेश्चन आंसर से अच्छा प्रैक्टिस करना कहीं और हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम बात करें तो सिक्कों पर अगर हम एक नज़र डालें, किस पर नज़र डालें? सिक्कों पर नज़र डालें तो सिक्के 3 धातुओं के निर्मित होते थे, एक सोने के, एक चांदी के और एक तांबे के, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर जो सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं या तांबे के सिक्के हैं, इनके बारे में इनको नाम दिए गए, अलग अलग नाम दिए गए। जैसे सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। अक्सर पूछा। चांदी के सिक्के को रूपक या फिर रुपयक के रूप में भी मिल जाए तो घबराइएगा नहीं। तो ये चांदी के सिक्के को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? तांबे के सिक्के को कहा जाता था माशक। क्या कहा जाता था? माशक कहा जाता था। किसे? तांबे के सिक्के को माशक कहा जाता था। तो यहाँ पर सोने के सिक्के को दिनार, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। रूपक या रुपयक किस काल के हैं? गुप्त काल के, गुप्त साम्राज्य के चांदी के सिक्के हैं। और माशक तांबे के सिक्के हैं, किस काल के? गुप्त साम्राज्य के काल के। और जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे समझाया कि पुरातात्विक स्रोतों के आधार में या पुरातात्विक के रूप में देखा जाए कि जो आर्किटेक्चर है, स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला का मतलब कि जो मंदिरों का निर्माण है, मूर्ति इत्यादि है, उनका जो निर्माण हुआ उसके रूप में गुप्त काल को एक स्वर्णिम काल कहा जाता है। मंदिरों का निर्माण जो शुरू हुआ एक सही व्यवस्थित ढंग से, वो गुप्त काल में ही शुरू हुआ। तो यहाँ पर अगर हम मंदिरों को देखें तो मंदिरों में जो प्रारंभिक मंदिर हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो जो प्रारंभिक मंदिर हैं उसमें हम क्या क्या देखते हैं कि जैसे तिभागा या तिगवा का विष्णु मंदिर। सबसे पहले तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। तो जो तिगवा का विष्णु मंदिर है ये कहाँ है? यह है जबलपुर। जबलपुर तो आप लोग जानते ही हैं, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। तो तिगवा का जो विष्णु मंदिर है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि तिगवा का विष्णु मंदिर कौन सा है और कैसा है। इसके बाद अगर हम देखें तिगवा के विष्णु मंदिर के बाद हम पाते हैं भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर। तो भूमरा का जो शिव मंदिर है ये भी कहाँ है? ये सतना में है। सतना कहाँ है? एमपी में। सतना एमपी में है, मध्य प्रदेश में ही है। तो भूमरा का जो शिव मंदिर है इसको भी आप ऐसे चित्र में देख सकते हैं, ताकि आप जब भी कहीं बुक वगैरह में देखें, घूमने भी जाएं तो समझ सकें कि भाई ये भूमरा का शिव मंदिर है जो गुप्त काल में बना, ये तिगवा का विष्णु मंदिर है जो जबलपुर में बना। तो दोनों के चित्र मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो आपको चित्र आसानी से दिख जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक और एमपी में है, क्या नाम है? नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, ठीक है। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, ये भी कई बार जो है पूछा गया है। और ये कहाँ है?
ये पन्ना में, पन्ना हीरे की खदानों के लिए भी जाना जाता है, और ये पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे। ठीक है, पन्ना बाघ अभ्यारण्य है, रिजर्व है, संरक्षित क्षेत्र है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है पन्ना। तो यहाँ पर पन्ना में नचना कुठारा का पार्वती मंदिर है जो एमपी में, जैसे देखिए चित्र में ये नचना कुठारा के मंदिर, देखिए जो चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं ये अभी के जो अवशेष बचे हुए हैं किसके, इन मंदिरों के अवशेष हैं जो कि काफ़ी जो टूट गए हैं या काफ़ी जो हिस्से हैं इनके ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी जो चीज़ें आप लोगों को आसानी से दिख रही हैं हेरिटेज है हमारी, यानी कि हमारी विरासत है, हमारे देश की विरासत है जिसको बचा के रखना हमारा ही कर्तव्य है। जो जब मैंने आप लोगों को पॉलिटी में मौलिक कर्तव्य पढ़ाया होगा तो इसके बारे में भी बताया होगा कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर भी कहते हैं इसे, भीतर गांव का मंदिर, ये कहाँ है, यह है कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो भीतर गांव का जो मंदिर है वो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का है अभी। और फिर इसके बाद अगला अगर हम देखें तो अगला देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये सभी मंदिरों से क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये पूछा हुआ है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, झांसी में है। कहाँ है, झांसी में है, और झांसी कहाँ है, यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। तो जो मंदिर हैं मुख्य रूप से ये शुरुआती मंदिर हैं, ये वो मंदिर हैं जो जिनसे शुरुआत की गई, जिनको एक चबूतरे पे एक प्रॉपर एक मंदिर को बनाया जाना शुरू किया गया, वो ये पूरा सिस्टम जो है शुरुआत कहाँ से, गुप्त साम्राज्य से मंदिरों को एक व्यवस्थित रूप से बनाए जाने की शुरुआत की गई। फिर धीरे धीरे जो चल के जो है आगे चल के उनमें काफ़ी बड़े पैमाने पर सुधार किए गए। तो ये शुरुआती मंदिर हैं जो शुरू में गुप्त साम्राज्य में बनाए गए। तो इनसे जो है हमें साफ साफ पता चलता है कि किस तरीके से स्थापत्य कला का विकास जो है वो किसके काल में मुख्य रूप से देखा जाता है, गुप्त साम्राज्य के काल में, गुप्त शासकों के काल में देखा जाता है। जब हम इतने बड़े पैमाने पर स्थापत्य कला का विकास देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम एक अनुमान ये भी लगा सकते हैं कि जो गुप्त शासक थे या गुप्त काल जो रहा वो काफ़ी स्थिर था, यानी कि हमेशा वो युद्ध में नहीं रहता था, शक्तिशाली साम्राज्य था। और शक्तिशाली साम्राज्य था ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए इतने सारे साहित्य लिखे जा रहे हैं, इतने सारे बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, ये कब बनाई जाएंगी, जब बाउंड्री जो है हमारी सुरक्षित होगी, यानी कि हम पर बार बार आक्रमण नहीं हो रहा है, राजा जो है बार बार युद्ध में नहीं जा रहा है। तो राजा अभी क्या है, आराम से बैठा हुआ है और राजा के दिमाग में खुरापात आ रही, चलो ये चीज़ें करते हैं, चलो जी कालिदास जी तुम ये लिख के बताओ, है ना, तो विशाख दत्त जी तुम ये हमारे बारे में ये लिखो। ठीक है, तो तुम ये चीज़ें जो है अब चीज़ धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किए जाने लगते हैं। यानी कि जब हम लोग आराम से बैठे रहते हैं तो हम विकास की बात करते हैं, लड़ाई की बात नहीं। जब हम लड़ाई में लगे रहते हैं तो क्या होता है कि हम केवल लड़ाई की ही बात करते रहते हैं और उसमें ही सारा जीवन निकल जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत है, इतने साहित्यों की रचना हो रही है, पुरातात्विक स्रोतों की रचना हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य, वो स्थिर साम्राज्य था और काफ़ी लंबे समय तक चला और एक राजनीतिक एकजुटता में उसने पूरे साम्राज्य को बांधकर रखा हुआ था। इसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों के विवरण में दो चीनी व्यक्ति हैं, चीन से आए हुए व्यक्ति हैं, उनके बारे में पता चलता है। एक तो फाहियान है, फाहियान है। फाहियान जो आता है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है, जो कि चीन का यात्री है। किसके काल में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये भारत आता है और इसके विवरण में जो है भारत के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के बारे में भी पता चलता है। क्लियर है। एक ह्वेंशांग है, ह्वेंशांग। तो जो एक ह्वेंशांग है ये भी चीन का यात्री है। ह्वेंशांग जो है कहाँ का यात्री है, चीन का यात्री है। और ये गुप्त शासकों के इसके विवरण में कई सारे गुप्त शासकों के नाम मिलते हैं। तो ये एक स्पष्ट रूप से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसने जो है बड़े पैमाने पर गुप्त शासकों के ऊपर रिसर्च की, या कहा जा सकता है लंबे समय तक ये भारत में रहा, गुप्त साम्राज्य में। जैसे कुमार गुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंह गुप्त, इनके बारे में के विवरण में पता चलता है। कुमार गुप्त, बुद्धगुप्त और एक नरसिंह
गुप्त। ठीक है, इन तीनों के बारे में पता चलता है और हेंगशांग के विवरण में ही ये पता चलता है कि कुमार गुप्त ने नालंदा महाविहार का निर्माण करवाया था। नालंदा महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने करवाया। ये हेंगशांग के विवरण में ही पता चलता है। तो ये हम देखते हैं कि इतिहास के जो कुछ स्रोत हैं उनसे हमें कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। सबसे पहले तो हमें इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना चाहिए अगर हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जहाँ से हमें पता चलता है। उससे हमारी जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर अप हो जाता है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बड़े पैमाने पर बनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है सारा क्लियर आया होगा समझ में। और कल जो क्लास होगी हिस्ट्री की उसमें हम गुप्त साम्राज्य के जो प्रमुख शासक हैं उसकी, जो लोग लड़ाई झगड़े में इंटरेस्टेड रहते हैं ना, कि मतलब इसने इसको मार दिया उसने उसको मार दिया है, तो उनके लिए अच्छी क्लास होगी कल की। युद्ध वगैरह थोड़े बहुत देखेंगे हम लोग कि कौन ज़्यादा युद्ध में रहता है, किसको नेपोलियन कहा जाता है, या किसके काल में जो है बड़े पैमाने पर विस्तार होता है साम्राज्य का, वो सारी बातों को देखेंगे। तो आज हमने इतिहास के कुछ प्रमुख स्रोत देखे और इनसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। नोट्स कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा बड़े पैमाने में। हालांकि इन सभी चीज़ों के बारे में जो आपने यहाँ पे देखा वो अभी हमारी क्लासेस के दौरान कई बार